जय हिंद एंड वेलकम बैक माय फ्रेंड टू माय यूट्यूब चैनल अधिराज स्टडी। पिछले सेशन में हम लोगों ने ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल पे बात किया था और उसको सॉल्व किया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी से जाके मेरे उस वीडियो को देखिए। आज के सेशन में हम लोग आगे के न्यूमेरिकल पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है? तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का हमारा न्यूमेरिकल नंबर 5 है। न्यूमेरिकल नंबर 5 कहता है इफ द मून अट्रैक्ट्स द अर्थ व्हाई डज द अर्थ नॉट मूव टुवर्ड्स द मून। कह रहा है कि अगर मून अर्थ को ग्रेविटेशनल फोर्स से अपने सेंटर की तरफ खींचता है, अट्रैक्ट करता है, तो अर्थ क्यों नहीं मून पर फॉल करता या मून के टुवर्ड्स अट्रैक्ट क्यों नहीं होता? इसका हम रीजन आसानी से ये दे सकते हैं। कह रहा है हमने बार बार इसको सीखा है कि दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो दोनों ऑब्जेक्ट ने इक्वली एक्सर्ट किया हुआ होता है, लेकिन ये जो फैक्टर डिपेंड करता है वो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन स्मॉल जी पर डिपेंड करता है। हम जानते हैं कि मून का जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है gm, वो अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का 1/6 है। अर्थ के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन का कितना है? 1/6। तो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो है वो अर्थ का ज्यादा है, और ये किसकी वजह से ज्यादा है? क्योंकि अर्थ का मास ज्यादा है। तो इसका कंक्लूजन ये निकलता है कि अर्थ का मास ज्यादा होने की वजह से उसका ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन मून के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, इसलिए जो हमारा अर्थ है वो मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम लोग इसका क्या लिख सकते हैं? बिकॉज द मास of earth is very larger than the moon। अर्थ का जो मास है वो मून के मास से बहुत ज्यादा होने की वजह से जो हमारा अर्थ का ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन है मून के ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन से काफी ज्यादा है, इसीलिए हमारा अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। और भी बहुत सारे फैक्टर है, जैसे हमारा जो सोलर सिस्टम है उसमें क्या है, सभी जो प्लैनेट है और स्टार है एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स से बने हुए हैं। तो वो इस प्रकार से अरेंज है कि रोटेशनल मोशन करते हुए इलिप्टिकल पाथ पे और रोटेशनल मोशन करते हुए स्टेब्लिश्ड स्टेट में। इसलिए एक दूसरा कारण हो सकता है कि ये भी एक कारण है जिससे अर्थ मून की तरफ अट्रैक्ट नहीं होता। मेन कारण क्या है? हमारा मास और ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन। आइए अगले क्वेश्चन है, व्हाट हैपेंस टू द फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स। कह रहा है दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कैसे इफेक्टिव होगा या कैसे चेंज होगा यदि पहला बोल रहा है द मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इज डबल। कह रहा है कि अगर किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल कर दें तो ग्रेविटेशनल फोर्स कितना टाइम हो जाएगा? आइए सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, कह रहा है मास डबल हो जाए। मान लीजिए पहले ऑब्जेक्ट का मास है कैपिटल M और दूसरे ऑब्जेक्ट का मास है स्मॉल m, तो हमारा जो कैपिटल M था वो 2 टाइम्स हो गया, तो हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू हो जाएगी F इज इक्वल टू G, M की जगह 2m स्मॉल m बाई r स्क्वायर, जहां r क्या है? इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस है। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा 2, यहां से कॉमन ले लेंगे हम लोग, G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो मास के किसी एक ऑब्जेक्ट के मास के 2 टाइम्स होने की वजह से ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो पहले वाले ग्रेविटेशनल फोर्स का जो इसकी वैल्यू कितनी लिख सकते हैं हम लोग? F1 इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। यहां से रिप्लेस भी कर सकते हैं हम लोग, F इज इक्वल टू 2F1। तो हम कह सकते हैं कि अगर ऑब्जेक्ट के मास को 2 टाइम्स कर देंगे किसी एक ऑब्जेक्ट के, तो हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो पहले वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू की 2 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट इज डबल्ड एंड ट्रिपल। कह रहा है अगर ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस को एक बार डबल कर देंगे और एक बार ट्रिपल कर देंगे तो हमारे ग्रेविटेशनल फोर्स पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? आइए उसको भी देखते हैं। ठीक है, दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है उसकी वैल्यू मान लीजिए F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m बाई r स्क्वायर। ठीक है, कह रहा है अगर डिस्टेंस को एक बार डबल कर दे और एक बार ट्रिपल, तो पहला कंडीशन हमने मान लीजिए कि हमारा जो r1 है वो पहले वाले डिस्टेंस का डबल हो जाता है। डबल का मतलब 2 से इनटू कर सकते हैं, तो हम लिख सकते हैं नया वाला हमारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स F1 इज इक्वल टू G मास
बड़े वाले ऑब्जेक्ट का छोटे वाले ऑब्जेक्ट का, और यहाँ डिस्टेंस में चेंज हो रहा है इसलिए केवल हम लोग डिस्टेंस को बदले, बाकी सभी को कांस्टेंट रहने दिया और किसी के बारे में कुछ नहीं कहा तो उसको कांस्टेंट छोड़ दिया हम लोगों ने। तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा G कैपिटल M स्मॉल m बाई R1 की जगह को रिप्लेस कर सकते हैं 2R का स्क्वायर, तो लिख सकते हैं F1 इज इक्वल टू 1 बाई 2 या 4 बाहर आ जाएगा कैपिटल G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर, और ये वैल्यू किसकी है, F की है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि अगर डिस्टेंस को डबल कर देंगे तो हमारा दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो 1/4 रह जाएगी। इससे यहां से हम एक और फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, ये देखिए F1 इज इक्वल टू 1/n स्क्वायर इंटू F। ये किसके लिए हमने डिराइव किया, इसको ध्यान दीजिए, डिस्टेंस के लिए। अगर डिस्टेंस को डबल करना है, ट्रिपल करना है, हाफ करना है, 1/4 करना है, तो ये वाला फार्मूले को लगा के हम लोग फाइनली पता कर सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाला जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो कितना टाइम्स बढ़ जाएगा। ये किसके लिए, हमारा R यानी दो ऑब्जेक्ट के बीच के डिस्टेंस के लिए। इस ट्रिक का यूज कैसे कर सकते हैं, सेकंड देखिए, कह रहे हैं अगर डिस्टेंस को ट्रिपल कर दें तो डिस्टेंस को ट्रिपल करने का मतलब हमारा n की वैल्यू क्या आ जाएगा 3, इसलिए जो हमारा नया ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो 1/3 का स्क्वायर इंटू F, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/9 इंटू F, यानी जो हमारा नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू होगा वो पहले वाले ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू का 1/9 टाइम्स हो जाएगा। कब, जब डिस्टेंस को हम लोग ट्रिपल कर लेंगे। अब अदर भी एग्जांपल रख के इसमें देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा शॉर्ट ट्रिक हो गया जिससे हमारा न्यूमेरिकल काफी तेजी से लगेगा। ठीक है, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। नेक्स्ट हमारा है द मासेस ऑफ बोथ ऑब्जेक्ट आर डबल। कह रहा है पहले हमारा क्या था, किसी एक ऑब्जेक्ट के मास को डबल किया था, अब क्या बोल रहा है, दोनों ऑब्जेक्ट के मास को डबल करना है। आइए हम लोग कह रहा है दोनों ऑब्जेक्ट का मास डबल हो गया, मतलब m भी हो जाए 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब 2m हो जाए, और स्मॉल m भी हो जाए 2 टाइम्स, 2 टाइम्स का मतलब ये भी 2m हो जाए। तो हमारा जो नया वाला F1 होगा वो हो जाएगा G 2 कैपिटल M इंटू 2 स्मॉल m बाई R स्क्वायर। डिस्टेंस के बारे में कुछ नहीं कहा, जिसको रिमेन छोड़ दिया कांस्टेंट, और G तो कांस्टेंट है ही, तो F1 इज इक्वल टू हो जाएगा 2 2 जा 4 को बाहर ला देंगे G कैपिटल M स्मॉल m बाई R स्क्वायर, और इसको यहां से रिप्लेस कर लेंगे तो F1 इज इक्वल टू 4 इंटू F। तो हमारा जो नया वाला ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू है वो पहले वाले ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन के ग्रेविटेशनल फोर्स के 4 टाइम्स हो जाएगी। ठीक है, आइए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। तो हमारा नेक्स्ट है व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स या ग्रेविटेशन जो यूनिवर्सल लॉ है उसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो हम पहला तो सबसे अच्छा दे सकते हैं, हमको पता है अर्थ ने सभी ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ ग्रेविटी से खींच रखा है, तो हम कह सकते हैं द फोर्स व्हिच बाइंड्स अर्थ टू द अर्थ। तो लिख सकते हैं इसका हम लोग द फोर्स व्हिच बाइंड्स अस टू द अर्थ। ठीक है, दूसरा द फोर्स बिटवीन या द फोर्स विच बाइंड्स द अर्थ एंड सन, द फोर्स विच बाइंड्स द अर्थ एंड द सन। थर्ड हम कह सकते हैं द फोर्स विच बाइंड्स आवर सोलर सिस्टम। हमारे सोलर सिस्टम का मेंटेनेंस कौन रखा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तो लिख सकते हैं the force which binds to the solar system। ठीक है, काफी छोटा, आई होप आपको आ गया होगा। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो हमारा जो नेक्स्ट है न्यूमेरिकल नंबर 8, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। मैंने इक्वेशन ऑफ मोशन इन वर्टिकल प्लेन में फ्री फॉल के लिए स्टेप बाय स्टेप कई सारे इक्वेशंस को डिराइव किया हम लोगों ने। अगर आपने मेरा वो वीडियो नहीं देखा तो वहां जाके देखिए। फिर से इसको देख लेते हैं, व्हाट इज द एक्सेलरेशन ऑफ फ्री फॉल। कह रहा है फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट क्या है, किसी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस से किसी हाइट पर फ्रीली हम यहां से फ्री करके इसको छोड़ देते हैं, तो ये ग्रेविटी की वजह से अर्थ के सरफेस की तरफ मोशन करने लगता है। इनिशियली जब यह रेस्ट में होता है तो इसका इनिशियल वेलोसिटी u 0 हो जाएगा, और किसी ना किसी एक वेलोसिटी से ये अर्थ के सरफेस को स्टक करेगा, तो उसको अगर हम फाइनल वेलोसिटी v मान सकते हैं। ठीक है, किसी ना किसी हाइट पर तो है ना जी, ये वर्टिकल मोशन में ये हाइट एक्चुअल में डिस्टेंस होता है, तो हमारे लिए डिस्टेंस कर लीजिए चाहे हाइट कर लीजिए h है, और स्मॉल जी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन लगाकर अर्थ का सरफेस या अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपने सेंटर की तरफ पुल करेगा, खींचेगा। तो हम लगा सकते हैं फ्रॉम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बताता है, v² = u² + 2gh।
यहाँ प्लस क्यों लिखे? क्योंकि जो मोशन है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अर्थ हो रहा है, इसलिए ग्रेविटी हमारा क्या आएगा? पॉजिटिव। यहाँ इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तो यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी का कोई काम नहीं है, 2h। ठीक है, तो हम कह सकते हैं जो हमारा एक्सीलरेशन होगा फ्री फॉल का वो हो जाएगा v²/2h। ठीक है, इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से भी निकाल सकते हैं, v=u+gt टाइम के कंपेरिजन में। तो यहाँ हमारा फिर से इनिशियल वेलोसिटी 0 आ जाएगा, तो फाइनल वेलोसिटी इज इक्वल टू आ जाएगा g/t, या हम यहाँ से लिख सकते हैं g = v/t, जिसकी वैल्यू कितनी होती है हमारी ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन की? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम इसको फार्मुलाइज इस तरह कर सकते हैं, और सिंपल में क्या बता सकते हैं कि जो हमारा फ्री फॉल का एक्सीलरेशन आता है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड आता है। ये हमारे पास दो फार्मूला है ग्रेविटी को कैलकुलेट करने के लिए। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। हमारा नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, व्हाट डू वी कॉल द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। कह रहा है कि अर्थ और किसी ऑब्जेक्ट के बीच लगने वाले ग्रेविटेशनल फोर्स को और क्या नाम दे सकते हैं। तो एक बात ध्यान देने लगा है कि ये जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अर्थ अपने ग्रेविटी की वजह से कर रहा है। ठीक है, तो इसको कहता है फोर्स ऑफ ग्रेविटी। द फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन द अर्थ एंड एन ऑब्जेक्ट। इसको एक और क्या नाम दे देते हैं हम लोग, यहाँ पे देख लेते हैं उसको, एक और क्वेश्चन 9 का आंसर यहाँ पे देख लेते हैं। कहता है ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है जो अर्थ और ऑब्जेक्ट के बीच में लग रहा है, ये अर्थ की ग्रेविटी से की वजह से लगता है, इसीलिए इसको कह दिया, इसको दूसरा नाम दे सकते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी के द्वारा जो फोर्स एक्सर्ट कर रहा है अर्थ किसी ऑब्जेक्ट पर, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिखिएगा, हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उस डाउट को पुट अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड जय हिंद।